नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके पसंदीदा द लॉजिकल इंडियन चैनल पर। मैं हूं अजय कुमार श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव पर। हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी जी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जो मजबूत स्थिति का प्रदर्शन किया वह समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी नहीं रहा। पहली बार इतनी मजबूत स्थिति आई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो अभी हाल में हमारे बाई इलेक्शंस हुए उनमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी अपने इस जीत को आगे कायम करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाए जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। दोस्तों, हमारे साथ त्रिपाठी जी से इस चर्चा में आप सब शामिल हों और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब भी अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू के 26 मिनट तक मुख्यतः पीडीए की खूबियों और खामियों पर चर्चा की गई है और संविधान संरक्षण के इंडिया गठबंधन के मुद्दे से उसकी तुलना की गई है। दोनों का अंतर स्पष्ट किया गया है कि संविधान बचाने का जब मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी चली तब क्या हुआ और जब उसमें पीडीए का मुद्दा लेकर प्रमुखता से चलेगी तब क्या होगा। दूसरी तरफ 26 मिनट के बाद की वीडियो में समाजवादी पार्टी नए मतदाता वर्ग को जोड़ने के लिए क्या उपाय कर सकती है, कौन सा ऐसा मतदाता वर्ग है जो पीडीए के काम से दूर हट रहा है लेकिन उसे जोड़ा जा सकता है, तो कैसे जोड़ा जा सकता है, इन सब पर विधिवत चर्चा की गई है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो सुनने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने सुझाव और सवालों से हमें अवगत कराएं, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपके उन सुझावों और सवालों को अपनी चर्चा में शामिल कर सकें। धन्यवाद। तो त्रिपाठी जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जी। जैसे आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में 43 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन अभी जब बीच में बाई इलेक्शंस हुए उसमें फिर उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। जी, आप क्या देखते हैं, आपके उन प्रश्नों को अपनी चर्चा का विषय बना सके, वो फार्मूला इनके लिए कितना हितकारी है या उस फार्मूले में कहीं कोई कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है? अजय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आज। और उत्तर प्रदेश के राजनीति पर अगर हम चर्चा करेंगे तो वर्तमान में सबसे पहली चर्चा समाजवादी पार्टी पर होनी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले वर्ष 2024 में इसी मार्च अप्रैल मई में जो चुनाव हो रहे थे उसी में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो स्वयं समाजवादी पार्टी के इतिहास में अभूतपूर्व है। उतनी सीटें कभी भी समाजवादी पार्टी को या क्षेत्रीय स्तर पर उसी तरह से दूसरी एक मजबूत पार्टी है, भले वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी को उतनी सीटें कभी नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में। और वो भी एक बात और गौर करने वाली है, विपक्ष में रहते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के बाद के जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें समाजवादी पार्टी वह बढ़त हासिल नहीं कर पाई। मैं स्वयं लोकसभा चुनाव के समय पर अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत सक्रिय था और भारत के संविधान को मुद्दा बनाने वाले कुछ लोगों में से मैं हूं। अपने चैनल के जरिए मैंने यह समझाया था लोगों को कि भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी लोग जाकर के मेरी पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये कहा भी था कि भारत के संविधान के मुद्दे में राम मंदिर आंदोलन से अधिक राजनीतिक ऊर्जा है। पिछली बार के जो इलेक्शन हुए लोकसभा के जी, उसमें कहीं आप यह तो नहीं कहना चाह रहे, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी ने चूंकि संविधान के मुद्दे को उठाते हुए इलेक्शन लड़ा था तो उससे उसकी बढ़त मिली। जी, मैं वही आ रहा हूं। तो जब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जी
ने संविधान को मुद्दा बनाया, और उस समय बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि संविधान को खतरा है, और इस बात को बड़ी प्रमुखता से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रेखांकित किया था। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मतदाता आमतौर पर पार्टियों में बटा हुआ है, फिक्स है कि इतना वोट इनका, इतना वोट इनका, इनका इतना वोट। वोट बैंक है सर जी, वोट बैंक, अलग अलग समाज का अलग अलग वोट बैंक है। उसके थोड़ा बहुत ही इधर उधर चले जाने से यहां खेल बदल जाता है। तो जब संविधान बचाने का मुद्दा बना था, तब तमाम मतदाता लोग हमसे खुद फोन करके पूछते थे कि हम तो दूसरी पार्टी के कद्दावर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, कैडर के हैं, लेकिन हम संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो लोग भी संविधान के समर्थन में बातें कर रहे थे, उनके लिए इसका उत्तर देना बड़ा सामान्य सा था, बहुत सीधा था जी, कि आप एक मतदाता के तौर पर संविधान बचाने में जिस राजनीतिक दल को या गठबंधन को मजबूत मान रहे हैं, अपनी समझ से उसको वोट दे दीजिए, क्योंकि वे तो मतदाता खुद बता रहा था कि वह संविधान बचाने के मुद्दे पर वोट करना चाहता है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो आम मतदाता था, जो फिक्स मतदाता है, उनका कोर वोट बैंक है, उनमें से एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ यानी इंडिया गठबंधन की तरफ गया, संविधान को बचाने के ध्येय को लेकर। और यहां ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने केवल 6 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट जरा देखिएगा, 17 में से केवल 6। जी, 30% से भी कम होगा जी, लगभग 30%। जी। और वहीं समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ रही थी। एक सीट जो है भदोही की इन्होंने दिया था तृणमूल कांग्रेस को। जी, 62 सीटों में से 37, लगभग 60% के आसपास आश्चर्यजनक परिवर्तन करके दिखा दिया था, उपलब्धि हासिल करके दिखाया था समाजवादी पार्टी। मैंने ही इस पर सवाल उठाया था कि आखिर वो कौन सा मतदाता वर्ग है जो शेष जगह पर जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही थी वहां उसने वोट दिया, लेकिन जहां कांग्रेस के प्रत्याशी था वहां वोट नहीं दिया। ये सवाल बन रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब संविधान बचाना ही मुद्दा था, तो 17 सीटों पे 6 सीट क्यों जीती कांग्रेस? वो तो इंडिया गठबंधन का मुद्दा था। जी। यानी कि समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा भी वोट बैंक है जो उसको तो वोट दे रहा है, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस और बीजेपी है, तो बीजेपी को वोट दे रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत बारीक बात है। फिर भी आज चूंकि चर्चा हम लोग समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं, तो उसी पर फिर से लौट आते हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें पाई, वैसे ही इधर मायावती जी सक्रिय हो गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि संविधान बचाने की केवल नौटंकी की जा रही है, कहीं संविधान को खतरा नहीं है। पहले तो समाज नहीं माना जी। बाद में फिर यह देखने को मिला कि उनका जो कोर मतदाता वर्ग है वह फिर से अपनी उस पार्टी की तरफ लौटने लगा। और ध्यान दीजिएगा कि बसपा पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी जी, अब बसपा उपचुनाव लड़ना शुरू कर दी है। और इधर समाजवादी पार्टी ने 2 बदलाव कर दिए उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से बाहर अकेले दम पर चुनाव लड़ा, एक, और दूसरा यहां संविधान का मुद्दा नहीं बना बल्कि एक पीडीए का फार्मूला लेकर आए। यद्यपि कि कहा जा सकता है कि पीडीए का फार्मूला लोकसभा चुनाव के पहले से ला दिए थे, लेकिन समाज में वो उस तरह से नहीं गया था जिस तरह से संविधान बचाने का मुद्दा गया था। संविधान बचाने का मुद्दा ज्यादा प्रभावशाली घटक था लोकसभा के चुनाव, वही विजिबल था, वही दिख रहा था। पीडीए तो अभी तक पहुंचा ही नहीं था जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में पीडीए का मुद्दा जाने लगा। अब देखिए, संविधान बचाने वाले मुद्दे में और पीडीए के मुद्दे में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसको बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों ने नजरअंदाज किया जो अघोषित रूप से समाजवादी पार्टी से के समर्थन में देखे जाते हैं। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं, हर बुद्धिजीवी का अपना एक विचारधारा का स्टैंड है। वे लोग भी संविधान बचाने के मुद्दे को और पीडीए के मुद्दे को इस आधार पर तोड़ नहीं पाए कि दोनों में अंतर क्या है। संविधान बचाने के मुद्दे पर अजय जी, आप लोकसभा चुनाव के पहले की चाहे यूट्यूबर्स को देखिए या सोशल मीडिया पे अन्य प्लेटफॉर्म से जो लोग भी हैं,
जो सबसे प्रमुख आवाज थी संविधान के खतरे के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर, वो जो सबसे प्रमुख आवाज लगाने वाले लोग दिखेंगे वो ब्राह्मण समाज के दिखेंगे। जी बिल्कुल। और जब ब्राह्मण समाज के लोग, मैं स्वयं उसमें से एक हूं, मैंने अपनी इस पुस्तक का हवाला दे देकर यह समझाया था कि संविधान को कहां कहां खतरा है मोदी सरकार से। जी। और जब एक ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि यह समाज जाति पर चलता है, मैं ये कहूंगा कि नहीं संविधान बचाने की तरफ चलना है, तो क्योंकि ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण यहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके दिमाग में यह आएगा कि जब ये उस पार्टी के कोर वोट बैंक नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि उसको समर्थन करो, उसको वोट दो, मैं एक उदाहरण के तौर पर यह बात कर रहा हूं, तो संविधान के लिए हम भी अपनी पार्टी छोड़कर इनको क्यों न वोट दे दें। तो इससे कुछ ऐसे मतदाता वर्ग का वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल गया जो अन्यथा समाजवादी पार्टी को कभी भी नहीं मिलता है। प्रेरित होकर के आ गए, प्रेरित होकर आए। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया तो बड़ी मुखरता से पीडीए का मुद्दा उठने लगा, और पीडीए के मुद्दे में ब्राह्मण नहीं है, सवर्ण नहीं है जी, उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है जी। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पर एक बार इसको दोहरा दे रहा हूं, पहले भी मैं ये बात कहा हूं कि जब कभी कहीं कोई ध्रुवीय गठबंधन होगा, कहकर होगा, समुदायों का गठबंधन कहकर किया जाएगा जी, तो संविधान के आधार पर तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। अब बुद्धिजीवी वर्ग कोई भी इस तरह से नहीं करेगा। नहीं, बुद्धिजीवी के चूंकि आजकल स्टैंड हो गए हैं अपने अपने, जी, आजकल हर पार्टियों के अलग अलग बुद्धिजीवी हैं, लेकिन संविधान का समर्थक होने के नाते तुम्हें समर्थन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वर्ग भेद और वर्ग के आधार पर एकजुटता की पुकार है, तो ये संविधान को कमजोर करने वाली बात है। फिर हिंदुओं एक हो जाओ, क्या गलत है भाई? फिर गलत क्या उसमें? हाँ, फिर तो उसी तर्ज पर ये भी हो सकता है। जैसे सारे हिंदू सही नहीं होंगे, वैसे पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारे सही तो होंगे नहीं, बहुत से अपराधी भी इसी में होंगे, इन्हीं वर्गों से आने वाले, हर वर्ग में होता है। हर वर्ग में, ब्राह्मणों में भी है जी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि संविधान का जो दामन था, जो संविधान की छतरी थी, वो समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी और पीडीए पर आ गए। पीडीए पर आने से होगा क्या? हम चाहे आज नारा लगा दें कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, बीजेपी लगा रही है, इतना प्रतिशत वोट पाती है हिंदुओं का, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी मुखरता से, प्रखरता से वो हिंदुओं का मुद्दा उठा रही है, और वर्ष 1925 से आरएसएस बना हुआ है, हिंदू महासभा बनी है 1922 से, वो सारे उनके घटक संगठन हैं, फिर भी सभी हिंदू एक साथ हो गए क्या? नहीं हुए, आज भी 50% भी नहीं हो पाए जी। तो पीडीए का नारा लिख देने भर से क्या सारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक हो जाएंगे? संभव ही नहीं, संभव नहीं है। अब जरा एक बात और देखिए, ये सारे हिंदू क्यों नहीं एक होंगे? क्योंकि हिंदू बनाम हिंदू की ही तो लड़ाई है यहाँ। तो आप भले हिंदुत्व का एजेंडा चलाएंगे, लेकिन सारे हिंदू तो आपकी तरफ होंगे ही नहीं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वैसे पीडीए का मुद्दा भले चला देंगे, क्या सारे पिछड़े इनके साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे भाई। नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े नेता है, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े नेता है, संजय निषाद पिछड़े नेता है, ओम प्रकाश राजभर पिछड़े नेता है, अन्य सभी पार्टियों में बहुत से पिछड़े नेता। नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो वोट बैंक को मास स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं, जो बड़े नेता हैं। पार्टियों के छोटे नेताओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। वो अपने साथ वोटर्स का समूह लेकर चलते हैं, अपनी जातियों के वोटर्स का लेकर चलते हैं। जी। भाई जिस सेंस में पीडीए में पी शब्द है, पी का मतलब पिछड़ा है। संविधान में अगर हम देखें तो पिछड़े वर्ग की कोई संविधान में परिभाषा नहीं है जी, लेकिन जब इसकी परिभाषा की गई, संविधान में लिखा गया अन्य पिछड़ा वर्ग जी, अन्य पिछड़े वर्ग की क्राइटेरिया जो बाद में बनाई गई, तो कुछ ब्राह्मण जातियां भी हैं, गोसाई वगैरह जी। लेकिन अभी हम जब पिछड़ा वर्ग बोलेंगे, पिछड़ा बोलेंगे, तो क्या उसमें गोसाई ब्राह्मण को मानेंगे? नहीं, राजनीतिक तौर पे नहीं मानेंगे, नहीं मानते। तो जैसे पिछड़ा कह देने पर गोसाई ब्राह्मण उसमें नहीं आता, वैसे जब अखिलेश यादव पिछड़ा कह देंगे तो उसमें राजभर भी नहीं आ जाएगा, उसमें जाट नहीं आ जाएगा, भले पिछड़ा के शब्द में और ला रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे हिंदू कह देने पर सारे हिंदू भाजपा में नहीं आ जाएंगे, वैसे पिछड़ा कह देने पर, नारा लगा देने भर से सारे पिछड़े अखिलेश यादव जी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ जाएंगे।
और मैं फिर से पार्टियों का नाम गिनाऊंगा जो छूट गई है। अनुप्रिया पटेल जी। जयंत चौधरी। आप बताइए कि जहां जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। वहां जाट समाज जो पिछड़े वर्ग से आता है वो उनकी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दे देगा? बहुत मुश्किल लगता है, असंभव है, बहुत मुश्किल है जी। और अभी वहां छोड़ दीजिए, साथ में ही तो थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। जी। किसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया जो उसकी सीटें कम हो गई? और वोट तो समाजवादी पार्टी का यादव समाज है ना, जी। तो जाहिर सी बात है कि नहीं वोट दिया होगा कांग्रेस को, तभी तो उसकी सीटें कम हुई। जी। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी को वोट दिया बाहर वाली पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का, वो तो कांग्रेस को भी दिया ही होगा। तो ये जो जातीय समूह से राजनीति चलाई जा रही है, ये केवल अपनी जात के पीछे तो खड़ी होती है, अपनी जात की पार्टी के पीछे। फिर उस वर्ग का नाम भले लगाते हैं जिस वर्ग में वो जाति अन्य जातियों के साथ आती है, लेकिन अपनी जात का नेता खोजती है। और यही कारण है कि विधानसभा के उपचुनाव में पीडीए का नारा बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दिया। अभी मैंने पी पर बात की है, जी। पी पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जी। पी में सबसे प्रमुख जाति है यादव जी। चाहे पिछड़ा का नारा लगाएं न लगाएं, समाजवादी पार्टी के साथ है, कोर वोट बैंक है, और वोट बैंक है उनका। जी। दूसरी जाति है कुर्मी, जी। जिनकी अपनी खुद की दो पार्टियां हैं। जी। अनुप्रिया पटेल की एक पार्टी है, उनकी बहन की पार्टी, जी। माता जी की उनकी। इसके अलावा बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में भी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। जी। जी। समाजवादी पार्टी की भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी। तो इसका मतलब अगर कुर्मी समाज का आधा हिस्सा चला जाए अनुप्रिया पटेल के साथ, तो जो शेष बचेगा वो आधा आधा दोनों में बटेगा, वोट बराबर हो गया। आप मौर्य समाज, कुशवाहा समाज पर आ जाइए। जी। कुशवाहा समाज में केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े नेता हैं, सत्ता में डिप्टी सीएम है। जी। 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 और मौर्य समाज समाजवादी पार्टी की तुलना में, मैं पिछड़े के नाते बात कर रहा हूं, जी। जी। बीजेपी और बसपा के साथ ज्यादा रहा है। बीजेपी के साथ इसलिए रहा क्योंकि वो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के करीब हुआ करता था वह समाज। अभी इस समय बौद्ध धर्म के करीब जा रहा है, जो बड़े व्यापक स्तर पर दिख रहा है मुझे। मैं उस आधार पर बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जी। और आज ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समाज में एक टाइटल है मौर्य, जी। तो वो अपने को सम्राट अशोक से जोड़ता है समाज। जी। और फिर इसके बाद शाक्य समाज है वहां, जी। वो लोग गौतम बुद्ध से अपने आप को जोड़ते हैं, और इस आधार पर वो बसपा के साथ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता रहे हैं बसपा के, बाद में वो सपा में गए, फिर भाजपा में गए, अब अपनी पार्टी बना ली है। एक महान दल बना हुआ है, केशव देव जी हैं, केशव देव मौर्य। जी। तो अगर हम मौर्य समाज की बात करें, जो यादव, जाट और कुर्मी समाज के बाद अगर तीसरे बड़े समाज की बात कर लें, चौथे बड़े समाज की बात कर लें, तो अभी 4 हिस्सों में बढ़ गया। तो जो पी की बातें कर रहे हैं वो भी खंड खंड बटा हुआ, खंड खंड बटा हुआ है, उसमें ज्यादा हिस्सा भाजपा में है। और एक बात मैं बता दूं अजय जी, जी। कि बीजेपी के लिए चाहे जितना नारा लगा दिया जाए कि वो सवर्णों की पार्टी है, ये उसी तरह से जैसे कह दिया जाए समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी। मुसलमान तो वोट देता है ना, समाजवादी पार्टी का प्रमुख समर्थक है मुसलमान, वैसे ही भाजपा का प्रमुख समर्थक है सवर्ण। सत्ता के शीर्ष सोपानों पर, प्रमुख सोपानों पर ओबीसी समाज को रखा जा रहा है। यह एक सुनियोजित प्रयोग है। वोट बैंक की राजनीति की कैसे उनको साधना है जो आपको ला करके सत्ता के शीर्ष पे बिठा सके। तो अखिलेश यादव जी कहेंगे पिछड़े मेरे साथ आओ, अब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। बीजेपी कहेगी पिछड़े आओ और अगड़ों के आगे खड़े हो जाओ। तो अब बताइए कि जिन पिछड़ों की अपनी पार्टी नहीं है वो बीजेपी में जाएंगे कि सपा में जाएंगे? जाहिर सी बात है, जहां बेनिफिट दिख रहा है बीजेपी में जाएंगे। ये चाहे ब्राह्मण का या हिंदू धर्म का जितना भी लोग खंडन करते जाएं, लेकिन उन जातियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन जातियों के साथ ब्राह्मणों का कोई टकराव नहीं हुआ है। यहां तक कि अभी मैं ब्राह्मणों पर आऊंगा, लेकिन इसी संदर्भ में यहीं पर यह लाइन स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की सत्ता, यानी कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सत्ता थी, जिसे हटाकर ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी सत्ता संभाले हैं। पिछड़े और बहुजन समाज के नायक के रूप में संभाले हैं। यानी ब्राह्मणों को सत्ता से हटाकर ही मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने कुर्सी संभाली थी। लेकिन पूरे यूपी बिहार में
90 से आज तक शायद ही कोई घटना आपको दिखेगी जहां यादव और ब्राह्मण में वर्ग संघर्ष हुआ हो। एक भी घटना कोई दिखा दे। मुझे भी नहीं याद आता कुछ। व्यक्तिगत कहीं रंजिश में किसी से गोली चल जाए, कोई मर्डर हो जाए, वाला व्यक्तिगत तो बहुत सी चीजें होती हैं जी, लेकिन वर्ग के रूप में कभी भी ब्राह्मणों का यादवों से टकराव नहीं हुआ। यानी ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, एक ऐसा समाज है कि वो अपने को गाली देने वाले से नहीं टकराता, और यादव समाज कभी ब्राह्मणों का अपमान उस तरह से किया भी नहीं है, न इतिहास में किया, न वर्तमान में किया है। राजनीतिक लड़ाई अपने जगह लड़ देता है। तो मैं ब्राह्मण का उल्लेख यहां क्यों किया कि जिस ब्राह्मण की उससे लड़ाई नहीं हुई, उस यादव समाज से लड़ाई नहीं हुई, जो दोनों अलग अलग राजनीतिक धड़ों में रहे, उस ब्राह्मण की कोयरी से, कुहार से, लोहार से, बढ़ई से, धोबी से, पासी से कौन सी लड़ाई हुई? तो अगर बीजेपी में ब्राह्मण है तो भी इन जातियों को वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं कहां की बात कर रहा हूं कि पी जो है आसानी से बीजेपी में क्यों है। अब आते हैं डी पर, दलित पर। दलित में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है बीएसपी, दलित समाज जी, जो सबसे बड़ा वहां जातीय समूह है, चमार, जाटो जाति का, मोची जाति का, वो कोर वोट बैंक है बीएसपी का। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस वोट बैंक से भी एक हिस्सा निकल करके समाजवादी पार्टी को वोट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। सोचिए कि संविधान के मुद्दे पर वो जाकर वोट किया था, लेकिन जब पीडीए यानी डी कह के मांगा गया वोट तो वो नहीं दे रहा है। वो कह रहा है अगर डी पर देना है तो ये हमारी लास्ट पसंद है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दलित समाज के लिए सपा अंतिम पसंद है। किन किन पार्टियों में? एक नंबर की पसंद मायावती जी है, बसपा है, और मैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी असपा को भी उसी क्रम में रख रहा हूं। उन दोनों पार्टियों को एक मान के मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, जबकि दोनों अलग अलग पार्टी है। दूसरे नंबर पर उनकी पसंद भाजपा है। जी हां, बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे मेरी बात सुनकर। दरअसल जब आप दलित समाज कहते हैं, अनुसूचित जाति समाज कहते हैं, तो उसमें बहुत तरह की जातियां हैं। कुछ ऐसी एससी जातियां हैं जो कि कट्टर हिंदुत्व के नारे में चलती हैं, सदियों से चल रही हैं, आज से नहीं चल रही है। 1925 में आरएसएस बना, उससे पहले से चलती हैं। खटिक समाज, हाँ, जो लड़ाकू प्रवृत्ति, जो लड़ाकू प्रकृति का है, जो सुअर पालन में जितना भी समाज जुड़ा है, क्योंकि सुअर और मुसलमान एक दूसरे के घोर विरोधी हो गए। तो हिंदू समाज की वो जातियां जो सुअर पालन जिनका पेशा रहा है, उनका मुस्लिम से ऑटोमेटिक दुराव है। पासी समाज भी वहीं सपा को वोट देगा जहां पासी समाज से कोई प्रत्याशी होगा, अन्यथा वो भाजपा को वोट देता है। खटिक समाज खुलकर भाजपा को साथ देता है। वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि से जुड़ा है, वो भाजपा का कोर वोटर है। और इसके अलावा बीजेपी ने एक और प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में एक कोरी कोली समाज है, हाँ, बड़ी संख्या का समाज है वो जी। तो ब्रजलाल जी जो पूर्व डीजीपी रहे, ये कहां है? भाजपा में। भाजपा में। धोबी समाज प्रायः गांव में देखेंगे तो सवर्ण समाज के आसपास इनका परिवार होता है, घर होता है। वो पढ़ने लिखने में इस नाते दलित समाज की, एससी समाज की जातियों में सबसे आगे है। संख्या में भले छोटा समाज है, छोटा समाज है, लेकिन काफी प्रोग्रेसिव है। जी, प्रोग्रेसिव है। और वो सवर्ण से ज्यादा अपना लगाव रखता है, क्योंकि उसी समाज में, उसी टोले में घर है, बच्चे साथ में पले बड़े हैं बराबर पे। संविधान लागू होने के बाद बहुत सारी कुरीतियां खत्म हुई हैं, तो वो अपने को वहां जोड़ता है। अगर वहां से हटता है तो बसपा में जोड़ता है, यानी बाबा साहब के नाम पर बसपा में, या भगवान राम के नाम पर भाजपा में, या अपने मोहल्ले के लोगों के नाम पर भाजपा में। सपा तो उसकी भी लास्ट पसंद है। सपा तब मजबूत हुआ करती थी जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया गया था, और उस माहौल में ओबीसी का पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन तब भी कभी सपा पूर्ण बहुमत नहीं पाई थी। 2012 से 2017 में सपा तब पूर्ण बहुमत पाई है जब सपा ने एससी समाज के खिलाफ ही एक मुद्दा बनाया था। प्रमोशन में जो आरक्षण दिया था पहले कांग्रेस ने, बाद में भाजपा ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको और बढ़ा दिया था। वो अतार्किक था। एससी समाज के लिए जो प्रमोशन का आरक्षण था अतार्किक था। आप कुछ भी नहीं बदलकर कर देंगे। अखिलेश यादव जी ने, शिवपाल यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने 2012 में उसको मुद्दा बनाया था, और उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा एकदम जमीन पर चली गई थी। 2012 में
सवर्ण समाज का बड़े पैमाने पर वोट मिला था सपा को, तो एक अतिरिक्त वोट मिल जाने से सपा पूर्ण बहुमत में आई थी। यानी अगर हम पी डी की बात करें तो पी पूरा बिखरा हुआ है और डी में आने वाले समाज की सबसे अंतिम पसंद है सपा। संविधान के कारण से समाजवादी पार्टी को डी समाज से सर्वाधिक वोट मिला है 2024 में, इसी नाते इनको सर्वाधिक सीटें मिली। अब आता है तीसरा शब्द इस फार्मूले का, ए का मतलब अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान समाज। अब मुसलमान समाज सपा का कोर वोट बैंक है। जब से राम मंदिर में गोलीकांड हुआ था बाबरी मस्जिद में जी, तब से समाजवादी पार्टी के साथ वो है, और राम मंदिर के आंदोलन के बाद मुस्लिम समाज का एक वोट पैटर्न देखा गया कि वो एंटी बीजेपी वोट करता है। जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती जी, है। वो कहीं भी किसी पार्टी का फिक्स वोटर नहीं है। ये तो भ्रम है लोगों का कि वो समाजवादी पार्टी का फिक्स वोटर है, कि आरजेडी का फिक्स वोटर है, कि वो कांग्रेस का फिक्स वोटर है। अगर वो कांग्रेस का फिक्स वोटर था तो आम आदमी पार्टी को कैसे चला गया वोट उसका? वो ये देखता है कि भाजपा को कौन हरा पाएगा। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विगत 35 वर्षों से भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ एक पार्टी को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहा है। मैं उस समाज को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं भारतीय राजनीति पर चिंता व्यक्त कर रहा हूं। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ते हुए दिखने वाली पार्टियों में आज एक नंबर पर है भी। हाँ, वर्तमान में आज उसका दृश्य जो रूप दिखाई दे रहा है, एक नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो इस नाते मुस्लिम समाज तो उनके साथ वैसे ही रहेगा। तो पीडीए में से जो ए है, ये चाहे पीडीए का नारा लगाएं न लगाएं, भाजपा के कारण से इनके साथ है, ऑटोमेटिकली है। और पी में जो यादव समाज है, वो अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के कारण से। ए को हम लोग ऑटोमेटिक बोलेंगे, अब ऑटोमेटिक वोटर। हाँ, इस नारे से इनको मिल क्या रहा है? इनको जो मिल रहा है वो उपचुनाव में दिख रहा है आपको। तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि पीडीए के फार्मूले से इनको कहीं भी बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही है जी। फिर ये बताइए, जैसे आपने पीडीए की अच्छी व्याख्या की कि पीडीए वर्ग के लोग इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की स्थिति में नहीं है जी। फिर पीडीए वर्ग को छोड़ देने से समाजवादी पार्टी के लिए और क्या अब देख पा रहे हैं जिसको करने से या जो रणनीति बनाने से समाजवादी पार्टी को सत्ता की तरफ बढ़ते हुए आप देख पाएंगे? जी, देखिए, पीडीए को छोड़ देने जैसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, पीडीए की हकीकत बता रहा हूं कि पीडीए में इतनी ही ऊर्जा इनको है, इससे ज्यादा एनर्जी इनको नहीं मिलने वाली है। आने वाले समय में और भी जातियों के नेता उभरेंगे और अपने अपने जाति का वोट लेकर के अलग हो जाएंगे, ये तय है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब लोग गठबंधन कर लें और गठबंधन करके जुड़ जाएं, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब वो लोग गठबंधन करके जीतने के बाद कितना जुड़े रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। सबसे प्रबल गठबंधन हुआ था 1992 में, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1993 में जी मिले मुलायम कांसी राम जी जी जी। लेकिन वो गठबंधन कितना दिन चल पाया? हर नेता को खुद मुख्यमंत्री बनने का जी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि इच्छा है सबको, महत्वाकांक्षा भी है, महत्वाकांक्षा है। लेकिन यदि किसी वोट बैंक को लाया जाए जिसका अपना कोई नेता न हो, या नेता हो तो भी उसका कोई और विकल्प न हो, अगर कोई वोट बैंक कहीं जुड़ता है तब पार्टी की संभावनाएं बनती हैं। तो वोट बैंक में हमारे पास कौन सा वोट बैंक बचा है जिसकी तरफ समाजवादी पार्टी कुछ प्रयास कर सकती है? जी जी, इस समय आप दो दृश्यों पर नजर डालिए। समाज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू संस्कारों पर लांछन, तेरहवीं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसे समय में अखिलेश यादव जी के ताऊ जी का जब निधन हुआ तो उन्होंने 13वीं संस्कार किया। हिंदू रीति से किया, हिंदू रीति से, हिंदू हैं तो करेंगे जी, सनातन रीति से जी। दूसरा कि भाजपा को हटाने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ जमकर गालीबाजी हो रही है इस समय, और भाजपा चुप है। हिंदू पर्वों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, सारे देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, एक होलिका तक के बारे में लिखा गया जी। था। और इस पर बीजेपी का ये जो मौन है वही उस पर अब भारी पड़ेगा। आप हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए हैं
और आप ही के सत्ता में डबल इंजन में रहते हुए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने की बात हो रही है, अपमानित किया जा रहा है, मूर्तियां फेंकी जाती हैं, अपशब्द बके जाते हैं। संविधान जो है आपको अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने का अधिकार देता है, किसी भी धर्म को अपमानित करने का अधिकार नहीं देता, किसी को नहीं। ये मैं संविधान के विद्यार्थी होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये बड़ी पीड़ा की बात है। इतने सारे सामाजिक सुधार हुए जी, कुरीतियों को धार्मिक समर्थन था, बदलाव हुआ समाज में, लेकिन कभी किसी को अपमानित करके या गाली देकर नहीं हुआ जी। तो ये जो हो रहा है इस पर जो भाजपा चुप है, यही कुछ कोर वोट बैंक को जो भाजपा के साथ है उसको हिला रहा है। और इधर अखिलेश यादव दो काम करते दिख रहे हैं। एक तो ये अपने संस्कारों से यह सोचकर नहीं विचलित हो गए कि मैं ये संस्कार मनाऊंगा, करूंगा, इसे अपने जीवन में अपनाते हुए दिखूंगा। तो जो समाज इस समय संस्कारों के खिलाफ बात कर रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, देवी देवताओं के अपमान की बात कर रहा है, सारी संस्कारों और त्योहारों को पाखंड बताकर तिरोहित करने की बात कर रहा है, लांछित कर रहा है, वह वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा, ये अखिलेश यादव नहीं सोचे। उन्होंने 13वीं का संस्कार किया, उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया और इधर वो एक मंदिर की स्थापना भी कर रहे हैं जी, केदारेश्वर मंदिर। जी, केदारेश्वर। मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू जी भी अपने यहाँ एक भव्य मंदिर बनाने की बात करने जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का एक प्रतिरूप बनवा रहे हैं आंध्र प्रदेश में एक और जगह पर जी। तो अखिलेश यादव जी अपने स्वभाव से धर्म के उस विरोधी कृत्य में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं जो समाज का बहुत बड़ा तबका बड़े पैमाने पर कर रहा है और जिसको रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न केवल सरकार के नाते मोदी जी की है, योगी जी की है, बल्कि इस नाते और भी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये लोग हिंदुत्व के नाम पर सरकार में आए हैं और इन्हीं के समय पर हिंदू त्योहारों और हिंदू संस्कारों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, गालियां बकी जा रही। वैसे तो बहुत सारा समाज धर्म से जुड़ा है, लेकिन ब्राह्मण समाज धर्म के सबसे करीब है क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ रहा है। तो ऐसे में ब्राह्मण समाज को जब गाली इधर दी जा रही है, इधर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और उसी समय अखिलेश यादव हिंदू धर्म के सारी रीतियों के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए दिख रहे हैं। कुंभ में स्नान करने भी गए जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की वहां मूर्ति भी लगाए, जिनको जो कहना था कह दे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो धर्म पर लांछन वाली हो, जो धर्म के खिलाफ। और उधर कई सारे अयोध्या के संत महात्माओं को देखिए, एक दो शंकराचार्य महाराज लोगों को देखिए, तो वो वे अखिलेश यादव से प्रभावित भी दिख रहे हैं। यानी ऐसा संभव है कि सवर्ण वोटर्स में से एक बड़ा हिस्सा इनके तरफ चला जाए, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी को खुलकर बात करनी पड़ेगी और यही वो वोट बैंक है जो जा सकता है। शेष गठबंधन से आएगा, लेकिन ये वोट बैंक इनकी तरफ जा सकता है। अगर अखिलेश यादव जी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वालों पर सवाल करते हुए सरकार से सवाल कर दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जो मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी के साथ है वो उनके हिंदू होने पर, हिंदू संस्कार से चलने पर कोई उसको आपत्ति नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि भाजपा को हराना है जी, क्योंकि भाजपा कट्टर स्वरूप में चलती है जी। भाजपा कहती भी है कि हमको नहीं चाहिए मुसलमानों को। मैं एकदम इस चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को जीतते रहना है तो उसे मुस्लिम समाज का वोट लेना होगा, और अगर समाजवादी पार्टी को जीतना है तो उसे ब्राह्मणों का खासकर वोट लेना होगा। अगर हम इतिहास में जाएं जी, अगर हम इतिहास में जाएं तो कांग्रेस का कोर वोट बैंक जी ब्राह्मण और मुसलमान दोनों हुआ करते थे जी वही ध्रुवीकरण जी कहीं पुनः तो नहीं आने वाला है? उसी ध्रुवीकरण की पुनरावृत्ति कहीं पुनः तो नहीं होने वाली है? देखिए, यह हो भी सकता है, हुआ है तो हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस में होता था और जो अब हो रहा है या हुआ है उसमें एक अंतर है। ब्राह्मण कभी सत्ता का दावा नहीं कर रहा है, वो मायावती जी के भी पीछे खड़ा हो गया था, साथ में मुसलमान भी था। 2007 से 12 में जब मायावती जी की सरकार चली है पूर्ण बहुमत की जी, तो उस बार मुस्लिम समाज का ज्यादा वोट मायावती जी को मिला था सपा की तुलना में जी, और ब्राह्मण समाज का वोट भाजपा से हट करके बसपा में गया था। यही कारण है कि 2007 और 2012 के चुनाव में भाजपा का वोट बहुत कम हो गया था। 2007 में ब्राह्मण समाज का वोट बसपा में गया
और 2012 में सवर्ण समाज का वोट गया सपा में। वो जो प्रमोशन में आरक्षण लागू हो गया तो उससे लोग नाराज थे, जो मायावती जी की सरकार ने किया था। तो उससे अखिलेश यादव ने जब उस मुद्दे को उठाया तो सवर्ण समाज उनके साथ गया। और एक बात और भी बता दो, अखिलेश यादव जी के पास उपलब्धि के तौर पर बताने के लिए है कि हमने वो जोखिम लिया था। न कांग्रेस की हिम्मत थी न भाजपा की हिम्मत थी। इन्हीं दोनों ने संविधान में संशोधन करके प्रमोशन का आरक्षण का वह प्रावधान कर दिया था जो मैं संविधान के विद्यार्थी होने के नाते फिर से कह रहा हूं कि नितांत अतार्किक था। वो क्या संशोधन किया था उन्होंने, जरा एक बार पुनः स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। वो संशोधन ऐसा था कि अगर आप सवर्ण समाज के हैं, सवर्ण का मतलब यहां ओबीसी भी है, यानी अगर आप गैर एससी एसटी समाज के हैं जी, और आप डिप्टी एसपी हैं जी, और मैं सिपाही हूं और मैं एससी समाज से हूं, तो मैं कुछ ही दिन बाद प्रमोशन करके आपसे ऊपर चला जाऊंगा। प्रमोशन में उनको आरक्षण का आरक्षण, हमें आरक्षण मिलता जाएगा नौकरी तक, जब तक नौकरी करेंगे तब तक आरक्षण प्रमोशन का। तो इससे नुकसान क्या हो रहा था कि जब आप डिप्टी एसपी हैं और मैं सिपाही हूं और मैं जान रहा हूं कि कल को मैं इनसे ऊपर चला जाऊंगा प्रमोशन से, और आपको भी पता है कि कल ये सिपाही हमसे ऊपर जाएगा, तो आप मुझे सिपाही के तौर पर ट्रीट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा था। हाँ, लेकिन इसमें सपा का क्या योगदान था? मैं वो उसकी सपा ने इसको मुद्दा बनाया था। 2012 में सपा ने इसको मुद्दा बनाया था ये नहीं होना चाहिए कि हम आएंगे तो इसको खत्म कर देंगे। और खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था जिसकी मायावती जी की सरकार पैरवी कर रही थी। इस आरक्षण के खिलाफ वहां मुकदमा चल रहा था। अखिलेश यादव की सरकार ने मुकदमे की पैरवी बंद कर दी सरकार की तरफ से, तो मुकदमा अपने आप सरकार हार गई, याचियों की जीत हो गई, जिसमें उस प्रमोशन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। बहुत सारे योग्य लोग थे जो जिनको प्रमोशन से लाभ मिला था, बड़े योग्य लोग भी थे। व्यक्तिगत तौर से मैं कुछ लोगों को जान रहा हूं। लेकिन जब इसको आप एक संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर चलाएंगे कि कोई व्यक्ति जाति विशेष का होने के नाते प्रमोशन में आरक्षण पाकर के नीचे वाले से ऊपर चला जाएगा, तो अनुशासन कैसे बनाएंगे आप? बहुत दिक्कत आएगी। तो ये अतार्किक था, और यही कारण है कि एक बार उत्तर प्रदेश को छोड़कर मैं कांग्रेस और भाजपा को हमेशा चुनौती देता हूं कि नरसिम्हा राव की सरकार ने इस आरक्षण को लाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ाया था। भाजपा और कांग्रेस की सरकारें जहां हैं आज तक क्यों नहीं कहीं लागू किए? ये संशोधन 1994 में आया, फिर 2001 में आया, बढ़ा दिया गया उसको। पहले प्रमोशन में आरक्षण नरसिम्हा राव ने दिया, अब प्रमोशन विद सीनियरिटी अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया कि उसको सीनियरिटी भी मिलेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। जी, मतलब प्रमोशन सीनियरिटी मिलती चली जाएगी। तो ये संविधान में जो पहला अनुच्छेद 14, उसका अतार्किक रूप से उल्लंघन है। तार्किक उल्लंघन तो अनुमान नहीं है, लेकिन अतार्किक उल्लंघन की अनुमति नहीं है। और इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज किया। जो याची ने तर्क उठाया था, चूंकि उसका जवाब नहीं आया तो खारिज कर दिया। लेकिन मैं फिर से भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देता हूं। इन्हीं दोनों की केंद्र सरकारों ने संविधान में संशोधन करके आरक्षण लाया था, तो जहां जहां इनकी राज्य में सरकारें हैं और केंद्र में खुद बीजेपी बैठी हुई है, लागू करके दिखा दें एक बार। तो अखिलेश यादव ने जो वो काम किया था, इसकी वजह से उनको सबका समर्थन मिला था। और ये बात दलित समाज के मस्तिष्क में कहीं है भी, इस कारण से जब ये पीडीए का नारा लगाते हैं तो वो उनका जो इतिहास है वो डी को इनसे डिटैच करता है, वो दूर करता है इसी मुद्दे की वजह से। इसी मुद्दे की वजह से हर आदमी का एक कोर मुद्दा होता है। जैसे ट्रिपल तलाक को खत्म करने के आधार पर तमाम मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है बीजेपी ने पाया, खूब पाया। लेकिन कल को वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट पाना चाहें तो फिर हिंदुओं को वोट चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। आपकी एक पहचान होती है, आप एक मुद्दे पर जब चलते हैं तो चलते हैं। तो इस नाते अखिलेश यादव यदि अपने इस मुद्दे को उठाएंगे तो उनके साथ अतिरिक्त वोट बैंक आ सकता है। शेष तो जितना भी समाज है, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं। पंकज जी, आपने बहुत बढ़िया चर्चा की। हमारे दर्शकों को ये जो विश्लेषण बहुत पसंद आया हुआ, मुझे उम्मीद है। और हम लोग किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। जी नहीं, केवल राजनीतिक परिदृश्य को अपने आईने से देखना चाहते हैं। जी। इसी क्रम में हम लोग अगले एपिसोड में किसी अन्य पार्टी जैसे भाजपा, बसपा या किसी अन्य पार्टी के लिए चर्चा करेंगे और उस समय विश्लेषण करेंगे
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती हैं और पार्टियों के लिए कहां कहां पर ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे उनको फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्रिपाठी जी। जय संविधान। जय संविधान।